कितना लिखवाना है सर, ज्यादा कि कम? आज तो कह रहा है ना खत्म होगा। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल्स। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल। 2 मिनट रुक जाइए सर, बस लिख लेने दीजिए 2 मिनट नहीं सर टू रुकेंगे, कॉलम बनाएंगे ना? 2 मिनट नहीं रुकेंगे, जल्दी करो। सर टू कॉलम बना लेना। हाँ कॉलम बना लो, कॉलम बना लो। सर 3 तो ना? हाँ 3 तो, जैसे तुम लोग डिफरेंस वाला कॉलम तो जान ही रहे हो। पहले कॉलम में तो वही है, बेसिस ऑफ डिफरेंस आएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस। फिर दूसरे कॉलम में लिखो हायर परचेज सिस्टम और तीसरे में लिखो क्रेडिट सेल्स। पहले कॉलम में बेसिस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस एंड हायर परचेज सिस्टम और फिर क्रेडिट सेल्स। चलो अब पहला पॉइंट लिखो बेस ऑफ डिफरेंस में, पहला पॉइंट। अब तुम लोग को डिफरेंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, है ना। पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। वेरी फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। थोड़ा तेजी से भी लिखोगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल। देखो जो कुछ भी लिखवाए हैं ना, उसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लिया करना तुम लोग। जो कुछ भी लिखवाते हैं, जैसे आज लिखवाते हैं तो शाम में एक बार पढ़ लो और सुबह उठ के पहले वही पढ़ लो एक बार, ठीक है। आशुतोष उस दिन कह रहा था कि सर इतना लंबा लंबा कैसे लिखेंगे। आप उसको पढ़ो 2-3 बार, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उसको मेमोराइज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो हायर परचेज में लिखो अंडर हायर परचेज, अंडर हायर परचेज, अंडर हायर परचेज, अंडर हायर परचेज, अंडर हायर परचेज टाइटल ऑफ एसेट्स, टाइटल ऑफ एसेट्स, under hire purchase title of assets is transferred only after the payment of, is transferred only after the payment of last installment. क्रेडिट सेल्स में आ जाओ, क्रेडिट सेल्स में आ जाओ। अंडर क्रेडिट सेल्स, अंडर क्रेडिट सेल्स टाइटल इज, अंडर क्रेडिट सेल्स टाइटल इज immediately, under credit sales title is immediately transferred, immediately transferred once the sales deed, once the sales deed, once the sales deed is executed, once the sales deed is executed, executed का कोई स्पेलिंग डाल दो। पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। राइट टू टेक बैक गुड्स, राइट टू टेक बैक गुड्स, राइट टू टेक बैक गुड्स हायर परचेज में लिख लो। इफ द परचेजर फेल्स टू पे द, if the purchaser fails to pay the last installments, the hire vendor has the right, the hire vendor has the right to take back the goods, hire vendor has the right to take back the goods। क्रेडिट सेल्स में आ जाओ। if the purchaser has paid the value or a part of it, if the purchaser has paid the value or a part of it, the vendor has no right, the vendor has no right, the vendor has no right, the vendor has no right to take back the goods, to take back the goods। He is entitled only, he is entitled only, he is entitled only, he is entitled only for payment due, for payment due, for
payment due. Third point, best title. बेस्ट टाइटल, थर्ड पॉइंट. अब क्या है कि ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं वो सिंपल से पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, है ना, कि गुड्स को वापस ले सकता है और टाइटल कब ट्रांसफर होता है, दोनों ही चीजें बहुत हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, जस्ट अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना. तो बेस्ट टाइटल, इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. तो इफ द एसेट्स इज सोल्ड और प्लेज, if the asset is sold or pledged before the payment of last installment, the purchaser will not have best title. If the assets is sold or pledged before the payment of last installment, the purchaser will not have the best title. Credit sales में आ जाओ. In case of credit sales, the purchaser will have the best title. The purchaser will have the best title. The purchaser will have the best title. Whether the first hand purchaser फोर्थ पॉइंट सर. नहीं, इसी में कंटिन्यू करो, क्रेडिट सेल्स रिपीट कर दे हैं. In case of credit sales, the purchaser will have the best title. Whether the first hand purchaser has paid in full और इन पार्ट. देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग कब पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जब बिजनेस लॉ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना. बिजनेस लॉ, या जो सीपीटी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने बिजनेस लॉ में इस चीज को पढ़ा होगा. तो बेस्ट टाइटल का क्या मतलब है, बेस्ट टाइटल का यहाँ पर क्या मतलब है. एक कहावत है, लैटिन में है या पता नहीं इंग्लिश में है, कि नो मैन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गेट. ध्यान से सुनना, नो मैन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गेट. कोई भी व्यक्ति किसी को वो नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं. कोई भी व्यक्ति किसी को वो नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं. जैसे अब क्या है यहाँ पे, हायर परचेज में जब आते हो आप, तो टाइटल तो ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, ओनरशिप किसको, परचेजर को नहीं मिली है. ओनरशिप कब मिलेगी, जब वो फाइनल पेमेंट कर दे. लेकिन क्रेडिट सेल्स में क्या होता है कि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है. जो वेंडर है वो सिर्फ पैसे का मालिक है, उसके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो गुड्स को वापस ले ले. वो पैसे के लिए क्लेम कर सकता है कोर्ट में अगर मामला ज्यादा आगे बढ़ता है तो. लेकिन हायर वेंडर क्या कर सकता है कि वो पैसा और ये क्या कहते हैं एसेट्स दोनों के लिए क्लेम कर सकता है. तो देखो, अगर हायर परचेजर जो है वो किसी को बेच देता है, हायर परचेजर ट्रक खरीदा हायर परचेज में, 10 इंस्टॉलमेंट 15 भरा, उसके बाद उसने बेच दिया किसी को, तो जो खरीदने वाला है ना उसके पास ओनरशिप नहीं आएगी. अगर हायर वेंडर कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट उससे छीन लेगी जो परचेजर ने जिसको बेच दिया था उसको. क्यों? क्योंकि उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी, कानूनी रूप से वो ओनर नहीं है. तो इसीलिए कहा गया है कि नो मैन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गेट. कोई भी व्यक्ति किसी को वो नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं. ओनरशिप तो आपके पास है ही नहीं, तो आप दे ही नहीं सकते हैं एसेट किसी दूसरे को, चाहे आप गिरवी भी नहीं रख सकते हैं और बेच भी नहीं सकते हैं. जैसे पहले पॉइंट में दिया हुआ है ना यहाँ क्रेडिट सेल में, इफ द एसेट्स इज सोल्ड और प्लेज बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट,
द परचेजर विल नॉट हैव द बेस्ट टाइटल। परचेजर कौन? जो हायर परचेजर से खरीद रहा है वो परचेजर, कोई और व्यक्ति, उसके पास बेस्ट टाइटल नहीं होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट मोड। पेमेंट मोड, भुगतान का तरीका, पेमेंट मोड, ये है फोर्थ पॉइंट, है ना, डिफरेंस वाला। जो लेट थोड़ा सा ज्वाइन किए हैं वो एक चीज कर सकते हैं कि आप 10-15 लाइन छोड़ करके लिखें। डिफरेंस में लिखवा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड हायर परचेज। तो चलो, पेमेंट मोड, अब हायर परचेज में लिखो, here the payment is made in installments, here the payment is made in installments, here the payment is made in installments, here the payment is made in installments। क्रेडिट सेल्स में आ जाओ, here the payment is made, here the payment is made क्रेडिट सेल्स में, here the payment is made in lump sum, here the payment is made in lump sum। क्रेडिट सेल्स में लिखना, हायर परचेज में क्या है, हेयर द पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना। और क्रेडिट सेल्स में लिखना, हेयर द पेमेंट इज मेड इन लम सम और इन एनी अदर मोड, और इन एनी अदर मोड, और इन एनी अदर मोड डिसाइडेड म्यूचुअली। म्यूचुअली का स्पेलिंग कोई डाल दो, और इन एनी अदर मोड डिसाइडेड म्यूचुअली। देखो इसका पॉइंट थोड़ा सा समझ लो, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि यहां पर इंस्टॉलमेंट में ही बात होगी। जैसे आप उधार खरीद के कोई चीज लाते हैं, है ना, तो आप क्या इंस्टॉलमेंट में देते हैं? उसको दे भी सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना। आप उसको कहेंगे कि ठीक है मैं 2-3 बार में करके दे दूंगा, या अभी आप आधा ले लो, अब आधा मैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद दे दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से वहां होता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट मैंडेटरी है, लेकिन क्रेडिट सेल में ये मैंडेटरी नहीं है। वो म्यूचुअली 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार, जैसे भी वो लोग चाहें म्यूचुअली उस चीज को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, 2 मिनट 30 सेकंड रह गए हैं सेशन के लिए, रिज्वाइन करेंगे हम लोग। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, as the title remains with the vendor, as the title remains with the vendor, as the title remains with the vendor, hire purchase में लिखोगे। he has to pay for repair, he has to pay for repair and maintenance of the asset। चलो क्रेडिट सेल्स में आ जाओ। as the title is immediately transferred, as the title is immediately transferred, as the title is immediately transferred to the purchaser। चलो आशुतोष कह रहा है रिपीट कर देते हैं। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं आशुतोष, और उसमें हम लोगों ने लिखा है हायर परचेज में, एज द टाइटल रिमेन्स विद द वेंडर ही हैज टू पे फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। और क्रेडिट सेल्स में हम लोग लिखे हैं, एज द टाइटल इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द परचेजर,
The hire vendor is not liable to. The hire vendor is not liable for. The hire vendor is not liable for repair and maintenance. जैसे जो मालिक है वही ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेगा, जो मालिक है वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेगा। तो भैया आप हायर वेंडर हैं, एसेट हम यूज ना कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर मेंटेनेंस का काम आता है तो करवाइए। हमने अगर गुड्स को कंडीशन आगे से लिखना शुरू करो, इन केस ही डज नॉट, एग्रीमेंट के बाद फुल स्टॉप, फिर इन केस ही डज नॉट इलेक्ट टू परचेज द गुड्स, बोले तो वहां रखने के लिए, in case he does not elect to purchase the goods, comma, he is entitled to return the goods and terminate the agreement in the manner provided therein. 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 ये खत्म हुआ, एक्सप्लेनेशन इसका हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अनम्यूट भी कर दे रहे हैं अगर किसी को कुछ, लेकिन कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड से कोई शोर ना आए। किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। A hire purchase agreement is also a form of bailment in which the hirer is given the right to purchase only on a certain terms and conditions. क्या है ये भी, इसमें भी डिलीवरी होती है सामान की, जैसा कि बेलमेंट में किया जाता है, और हायरर के पास राइट होता है कि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे वो परचेज करे। नेक्स्ट लाइन क्या है, हायर टू परचेज इज ओनली एन ऑप्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हायर परचेज एग्रीमेंट में जैसे राइट है किसको, वेंडर को, कि अगर परचेजर उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देता है तो वो क्या कर सकता है, माल वापस ले सकता है। अब हायर परचेजर के पास ये ऑप्शन है कि वो क्या करे, गुड्स को ना खरीदे। वो चाहे तो कहेगा कि ठीक है हम 5 साल के लिए थे ना, 10 साल के लिए लिए थे ना, अब अपना सामान लो, हमने पेमेंट भी आपको कर दिया है, जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट में जो इंस्टॉलमेंट हमको कहा गया था वो पेमेंट भी कर दिया, हमको सामान नहीं चाहिए, अब रख लो। वो ऐसा भी कह सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या कहते हैं सर, तो वेंडर को नुकसान होता है ना सर? हाँ, वेंडर को नुकसान नहीं होगा, परचेजर को नुकसान हो जाएगा। अगर वो मतलब 10 साल के बाद एसेट्स की वैल्यू नील थोड़ी हो जाती है कि ले लो भाई अपना कचरा, ऐसा नहीं ना होता है। बट कभी कभी ऐसा मेजर कोई इश्यू आ गया तो वो ही कैन इलेक्ट, उसके पास मतलब ऑप्शन है कि वो खरीदे नहीं, ना खरीदे। क्योंकि खरीद कब मानी जाएगी, अभी तो हायर परचेज है ना, हायर प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, परचेज कब मानी जाएगी, जबकि लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट पेमेंट। हाँ, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन है कि वो परचेज ना करे, वो परचेज ना करे, ठीक है। वही यहाँ पे कहता है हाउएवर टू परचेज इज ओनली एन ऑप्शन एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो परचेज करेगी, सिर्फ ऑप्शन है कि वो, ऑब्लिगेशन नहीं कि परचेज करना ही करना है, तुम करोगे कैसे नहीं, ये नहीं है। उसके पास ऑप्शन है कि वो परचेज नहीं भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द हायर elect to purchase the good, the title will pass on to him once he fulfills all the condition prescribed in the agreement.
तो अगर वो चूज करता है, उसके पास ऑप्शन है ये एग्रीमेंट में कि वो चूज कर सकता है कि हाँ वो परचेस कर ले, तो ठीक है, अपना अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, उसका प्रयोग करेगा और जो परचेज के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल कर देता है, तो ओनरशिप इसको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। इन केस ही डज नॉट इलेक्ट टू परचेज the goods, he is entitled to return the good and terminate the agreement in the manner provided therein। मतलब अगर वो चूज करता है कि अब उसको नहीं लेना है, तो वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कैसे कर सकता है? जिस तरीके से टर्मिनेट करने के लिए लिखा गया है, ऐसे नहीं जैसे मन आया वो टर्मिनेट कर दे। वो चीज भी लिखी हुई रहती है कि अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, तो उसका तरीका क्या होगा। ऐसा नहीं जैसे मन बुझाया अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया। ठीक है। तो ये चीज मुझे नहीं लगता है किसी के भी ट्यूशन पॉइंट में बताई गई होगी। आई थिंक ये जो पैरा, ये जो टॉपिक किसी को बताई गई होगी। ये जो 3 पैरा मैंने लिखवाया है, तो हाथ खड़े करके बता, हाथ खड़े करें। आई डोंट थिंक, क्योंकि देखो टीचर को क्या है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब पहले से मान के चल रहे हैं कि उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में नहीं आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं समझ में आएगा। एक कारण ये हो सकता है, या तो आप जल्दी निकलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कोर्स कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं, या तो आप गधा समझ रहे बच्चों को कि इनके दिमाग में तो ये अटेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बेलमेंट का एग्रीमेंट, जो बेलमेंट टर्म मैंने बताया, क्या इतना डिफिकल्ट था क्या कि नहीं समझ में आया आपको? बट तो लोग स्किप करके, इसीलिए मैं थोड़ा नाराज रहता हूँ। ट्यूशंस के जो टीचर्स हैं ना, उनसे मेरी नाराजगी का कारण यही है। ठीक है, आप पढ़ाते हैं, बट ऐसे स्किप करके ना निकले, आप ऐसे स्किप करके ना निकले। बच्चों को अच्छा कंसेप्ट दें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दें। ऐसे चीजों को स्किप करना, इसीलिए मैं थोड़ा सा नाराज रहता हूँ। हालांकि पढ़ाते उनको भी नॉलेज अच्छा खासा होता है, पढ़ाते पढ़ाते उनके पास अच्छी खासी नॉलेज आ जाती है, पढ़ाते भी अच्छा है, नो डाउट, आई अग्री। बट ये जो स्किप करते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, उनको वो स्किप करके निकल जाते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा नाराज रहता हूं उनसे। इन केस के बाद क्या लिखा है? In case he does not elect to purchase, in case he does not elect to purchase the goods, he is entitled to return the goods and terminate the agreement in the manner provided therein। चलो, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द हायर परचेज एग्रीमेंट, बस थोड़ा सा है ये, 10 मिनट लगेगा इसमें, लिख लो और ये खत्म हो गया समझो। बस ये लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर के लिए। उसके बाद जनरल एंट्री में आएंगे हम लोग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझेंगे। नया टॉपिक है, नेक्स्ट पैरा है। हाँ नहीं, नया टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज एग्रीमेंट टॉपिक है ये। इम्पोर्टेंट टर्म्स एक बार रिपीट करना सर। बता दे रहे, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज एग्रीमेंट। बात एकदम बहुत आसानी से हो जाएगा ये, 10 मिनट लगेगा। आप थोड़ा अगर स्पीड लिखेंगे। और रिपीट कीजिए सर, रिपीट कीजिए सर, नहीं बोलेंगे ना तो। इन कनेक्शन विद द अकाउंटिंग फॉर गुड्स सोल्ड, in connection with the accounting for goods sold, in connection with the accounting for goods sold on hire purchase system, we should know the meaning of following terms. नंबर 1, पहला टर्म क्या है? हायर वेंडर। सर गुड सोल्ड ऑन के बाद सोल्ड ऑन द हायर परचेस सिस्टम, कॉमा, थैंक यू सर, we should know the meaning of the following terms। और पहला टर्म है हायर वेंडर।
डैश दो, लिख लो एक लाइन इसमें, द सेलर इन द हायर परचेज एग्रीमेंट, द सेलर इन द हायर परचेज एग्रीमेंट। ये पॉइंट है सर, द सेलर इन द। हाँ, पॉइंट नहीं है इसका। हायर वेंडर कौन होता है? सेलर इन द हायर परचेज एग्रीमेंट में, जो सेल करने वाला होता है इस एग्रीमेंट के अंतर्गत, हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर, वो हायर वेंडर कहलाता है। हायर परचेजर। फॉलोइंग टर्म्स के बाद क्या लिखना था सर? पॉइंट नंबर 2 लिखो, हायर परचेजर। तुम कहाँ रहते हो विकास? सो जाता है तुम, सर लगता है वो पलंग पे। कॉल आ गया तो नहीं सर, मारेंगे, कॉल आया मारेंगे। था सर, उससे कॉल आया था सर, वही डिस्कनेक्ट कर हायर दिया। वेंडर लिखवाए, हायर वेंडर, द सेलर इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर वेंडर डैश द सेलर इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेजर द बायर इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट। ओके सर, थैंक यू। थर्ड, कैश प्राइस, कैश प्राइस, कैश प्राइस थर्ड है, डैश दो, इसको लिखो, द अमाउंट टू बी पेड ऑन, द अमाउंट टू बी पेड ऑन, the amount to be paid on outright purchase, outright, outright, outright purchase, outright purchase in cash। तो वेंडर कौन होता है? हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो सेल करने वाला होता है वो हायर वेंडर होता है। हायर परचेजर कौन होता है? हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो परचेज करने वाला होता है। कैश प्राइस का क्या होता है? आउटराइट परचेज, मतलब अगर तुरंत कैश में खरीदा जाए तो उस पर्टिकुलर का एसेट्स का क्या वैल्यू होगा। ना इंस्टॉलमेंट पेमेंट को भूल जाओ, क्रेडिट परचेज को भूल जाओ, ठीक है ना। अगर कैश में ही खरीदा जाए तो किसी एसेट्स का क्या दाम होगा, उस दाम को ही कैश प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, डैश दो लिखो, द अमाउंट टू बी पेड, the amount to be paid, the amount to be paid if the amount to be paid if the amount to be paid if the goods are purchased, the amount to be paid if the goods are purchased under the hire purchase system, under the hire purchase system। अंडर ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट ओपन करके लिखो, इट इंक्लूड्स द कैश प्राइस and the total interest and the total interest of future installment, total interest of future installment। तो हायर परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? मान लो 10 लाख रुपया में अगर कोई चीज खरीदी गई, 10 साल का इंस्टॉलमेंट है और इन 10 सालों में हम 5 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, initial payment made, initial payment made
initial payment made at the time of signing the initial payment made at the signing of एक मिनट initial payment made at the time of signing the hire purchase agreement. करिए सर, रिपीट करिए सर. Initial payment made at the time of signing the hire purchase agreement. Initial payment made at the time of signing the hire purchase agreement or the payment before first installment. Or the payment before first installment. Or the payment before first installment. ठीक है. Last term, default in payment. सर ये 6 है ना, डिफॉल्ट इन पेमेंट. Yes, 6. Default in payment. When the hire purchaser fails to pay installment when it is due. तो ये इंस्टॉलमेंट क्या है? ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है. साइनिंग अमाउंट दिया, डाउन पेमेंट, और पहला इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं कर पाया. ऐसी स्थिति में भी संपत्ति वापस ले ली जाएगी. ऐसा ना सोचे आप लोग कि लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर नहीं पे हो पाया है तो दैट इज डिफॉल्ट इन पेमेंट. अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे हो पाया देन इट विल बी कॉल्ड एज डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड द हायर परचेजर विल हैव द राइट टू सीज द एसेट. ठीक है. पैरा चेंज करके 2-4 लाइन लिख लो. अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट. अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो, खत्म करते हैं. दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट. खत्म करते हैं. हैप्पी एवरीवन. थैंक यू सर. सर 5 नंबर सर, डाउन पेमेंट वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए. सर 2 नंबर थोड़ा रिपीट करिए ना, मिला ना. The buyer in a hire purchase agreement. Sir, roll number. अरे अब देख रहे हैं अभी रिपीट, जिनका छूट गया उसको लिखा रहे. तो रोल नंबर है तुम्हारा, भागा जा रहा है, मारेंगे अभी. सर रोल नंबर पहले जरूरी है सर. रोल नंबर अभी मीटिंग एंड कर देंगे, सारा रोल नंबर मिल जाएगा अभी सबको. क्लास हम ले चुके हैं. वो अलग बात है सर, सबका जाएगा ना. हाँ. अच्छा और चलो पॉइंट नंबर 2 बता दिया. और किसको क्या रिपीट करवाना है? सर कुछ नहीं. बहुत कुछ रिपीट कराना है सर, छोड़िए नोट्स ले लिया जाएगा. बहुत बढ़िया भाई. यही तो काम है तुम लोग का. हम चाहते हैं कि तुम लोग नहीं अपना सर, स्पीड बढ़ाओ. लिखो तो नहीं. लिखोगे कैसे एग्जाम में तुम लोग? लिखोगे कैसे? स्पीड ठीक है सर, नेटवर्क का स्पीड कभी कभी रुक जा रहा है. सर हायर परचेज प्राइस एक बार रिपीट कर. नहीं लिखे सर. हायर परचेज प्राइस जो नहीं लिखे फिर नहीं. हायर परचेज प्राइस लिखो. द अमाउंट टू बी पेड इफ द गुड्स आर परचेज अंडर the amount to be paid if the goods are purchased under the hire purchase system. ब्रैकेट ओपन करके लिखना है अब सारा. It include the cash price and the total interest of future installment. It includes the cash price and the total interest of future installment. चलो एक और कोई लड़का बोल रहा था, उसका कुछ छूटा हुआ है.